अच्छा, कल मैंने कहा था कि मैं वो चेक करूँगा उसको कंजर्वेशन लॉज जो है, ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉज के अंदर जो है वो डिकेज आते हैं, जो अल्फ़ा डिके है, बीटा डिके है, इवन कि उसके अंदर गैमा डिके भी आता है, ठीक है। तो उसको फिर हम आज स्टडी करना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर मैं जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर जो है वो दोबारा आऊँगा। तो आज हमने जो है पहले स्टडी करना है बीटा डिके, ठीक है। नंबर 1, इसमें 3 किस्म के डिकेज हैं। बीटा डिके है, अल्फ़ा डिके है और गैमा डिके है। तो बीटा डिके के अंदर जो लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा ये बताया था जब हम उसकी डिटेल में नहीं गए थे, तो बीटा डिके क्या होता है कि बीटा डिके जब होता है तो जेड जो है वो 1 से बढ़ जाता है, 1 से इंक्रीज हो जाता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब बीटा डिके होता है तो जो एलिमेंट है वो 1 से इंक्रीज करके आगे जो है वो चला जाता है, ठीक है। ये हमने तो ऊपर से पढ़ा था कि ये बीटा डिके होता है, और उसमें मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया था कि एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक बीटा पार्टिकल निकल जाता है। और बीटा पार्टिकल किस तरह होता है? बीटा पार्टिकल जो है उसको एज ए इलेक्ट्रॉन आप कंसिडर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस तरह आप जो है वो कंसिडर करते हैं। तो जो अभी तक जितनी भी एविडेंस कलेक्ट हुई है, जो भी स्टडी की गई है, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर, गैमा रेज के ऊपर, उन्होंने ये शो किया है कि न्यूक्लियस जो है, यानी कि न्यूक्लियस जब डिके करता है, ठीक है, तो डिके करने का मतलब आपने एटम के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि जब एटम एक्साइट होता है तो फिर वो डी एक्साइट होता है। यही पढ़ा है हमने कि एटम एक्साइट होता है फिर वो डी एक्साइट होता है। तो इसी तरह, और जब डी एक्साइट होता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, यानी कि उसके अंदर से रेडिएशन निकलती हैं, यहाँ फोटॉन्स जो हैं वो निकलते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लियस है ये भी जब एक्साइट होता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जब ये डी एक्साइट होता है तो फिर इसके अंदर से पार्टिकल्स जो हैं या रेडिएशंस जो हैं, जिनको हम अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशंस जो हैं वो जिनको हम कहते हैं वो निकलते हैं। ये सारी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें जो हैं उनको कंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। यानी कि आप जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, और जब उसने एक्साइटेड स्टेट से अपनी निचली स्टेट में आना है, यानी कि उसने डी एक्साइट होना है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से फिर रेडिएशंस एमिट होंगे। तो न्यूक्लियस आपका एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है, फिर वो उस किसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फिर वहाँ से वो डी एक्साइट होता है तो उसके अंदर से रेडिएशन जो है वो निकलती हैं। अब जो बीटा डिके है इसमें न्यूक्लियस इमिट करता है इलेक्ट्रॉन, और इसके अगेंस्ट एक स्ट्रांग आर्गूमेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है इन द न्यूक्लियस। अब यानी कि आप क्या स्ट्रांग आर्गूमेंट है? ये है कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और बीटा पार्टिकल निकल जाता है। और बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल इज ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज नॉट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। वो आप अगर सेकेंड ईयर की बुक में जाए तो उसके अंदर उसने वो कैलकुलेट भी की हुई है वैल्यू इलेक्ट्रॉन की कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब ये चीज़ जो है कि बीटा, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो अगर न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो आपकी पहली आर्गुमेंट है ये उसके
अगेंस्ट हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि बीटा पार्टिकल जो है वो निकल रहा है, ठीक है। ये डिफ़िकल्टी जो थी, मगर ये वाला जो मसला था, इसको ओवरकम जो है वो किया कि जो बीटा डिके है वो एक्चुअली रिजल्ट है किसका, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम किसी चीज़ का कन्वर्ट हो जाना, न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ए बीटा रेज या बीटा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो द न्यूक्लियस always exist in excited quantum state। ठीक है, जो हमेशा एक्साइटेड क्वांटम स्टेट के अंदर रहता है। एंड व्हेन इट डी एक्साइट्स it emit radiations like alpha, beta and gamma rays। तो इसके अंदर से अल्फा, बीटा और गैमा रेज जो है वो निकलती हैं, ठीक है। In beta decay, a nucleus emit an electron। न्यूक्लियस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, बट देयर आर स्ट्रॉन्ग arguments against the presence of electron in the nucleus। स्ट्रिंग बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं इसके बाद, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी इसको प्रूव किया गया। तो इस डिफिकल्टी को किस तरह हल किया गया, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय assuming that beta decay is the result of spontaneous conversion of a neutron into proton and electron। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, एकदम जो है उसका कन्वर्ट हो जाना। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इमीडिएटली, ठीक है, जब न्यूक्लियस की क्रिएशन होती है, तो वो जो सीरियस डिफ़िकल्टी है बीटा डिके में वो है रिगार्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखें, कोई भी जो है सिस्टम आप स्टडी कर रहे होते हैं तो
उसमें आपने जो कंजर्वेशन के लॉज हैं उनको कंसिडर करना होता है। तो अगर एक बीटा पार्टिकल निकला, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकला न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस से बाहर, यानी कि जब कन्वर्जन हुई है न्यूट्रॉन की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, तो क्या इस सिचुएशन के अंदर एनर्जी कंजर्व हो रही है? अगर आप सिर्फ यही आर्गूमेंट लें तो नहीं, एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही। तो जो भी कोई सिस्टम होता है उसको तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, यानी कि कंजर्वेटिव लॉज जो हैं उनका अप्लाई होना सिस्टम्स के ऊपर ज़रूरी है। तो क्या जब ये निकल रहा है इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल की फॉर्म में, तो इस फॉर्म में तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं हो रही है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अपेरेंटली ये लगता है कि जो लॉज हैं कंजर्वेटिव लॉज हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, वो वायोलेट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? वो वायोलेट हो रहा है, यानी कि ये जो चीज़ है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है न्यूक्लियस से बाहर, ये इन तीनों लॉज को वायोलेट कर रहा है। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो इस वायोलेशन के साथ अकर कर नहीं सकती। हम यानी कि फिजिक्स के अंदर जब भी हम स्टडी करेंगे हम इन लॉज के अंदर रहकर उसको स्टडी करेंगे, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो अब आपको इस चीज़ की क्या चाहिए? जस्टिफिकेशन, कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड इट। कि अगर ये इन तीनों कंजर्वेटिव लॉज को डिसओबे कर रहा है ये प्रोसेस बीटा डिके, या ये इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर तो ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। तो ऑब्वियसली फिर अगर ये हो रहा है तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे होंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो ना कर। अब वो कैसे कर रहे होंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन था फिर कि अगर ये हो रहा है तो कैसे वो कंजर्व कर, क्योंकि हम इनसे बाहर जाके इसको स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी जो थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंगुलर मोमेंटम की, इसको जो पाली की पास्टुलेशन थी न्यू पार्टिकल की, ठीक है, पाली ने कहा कि एक और पार्टिकल भी इस प्रोसेस के दौरान अमिट होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस के अंदर जो पार्टिकल अमिट होता है उसको कहते हैं न्यूट्रिनो। जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है, तो ये वही वाला पाली है। उसने जब ये प्रॉब्लम अराइज हुआ तो उसने कहा कि एक न्यूट्रिनो नाम दिया उसने एक पार्टिकल को, ये कंजर्व करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को उसने नाम दिया कि एक पार्टिकल निकलता है जिसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। तो उसने ये जो है देकर, ये आइडिया देकर उसने ये कहा कि ये एक्चुअली यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो रही है। अभी हम जाते हैं इसकी डिटेल में कि कैसे कंजर्व हो रहे हैं इस न्यूट्रिनो के ज़रिए। लेकिन जो है द इलेक्ट्रॉन is emitted from the nucleus as it is created, जो ही वो बनता है उसमें से निकल जाता है। A more serious problem in the beta decay is the conservative laws।
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम must be conserved। तो ये लॉज जो है कौन से लॉज, कंजर्वेशन एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। अगर बीटा डिके हो रहा है तो उसके अंदर इनको हर सूरत में कंजर्व करना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम जो था, ठीक है, दिस प्रॉब्लम was solved by पाली। ये पाली ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। ही गेव आइडिया ऑफ ए न्यू पार्टिकल emitted in beta decay, that is neutrino। उसने इसको न्यूट्रिनो का नाम जो है इस पार्टिकल को दिया। ठीक है, ये मसला उसने इस पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करवा कर, जो आपके कंजर्वेटिव लॉज के अंदर इशू आ रहा था। तो ये पार्टिकल जो है इसका अज्यूम किया गया कि इसका जीरो रेस्ट मास है। ठीक है, इट इज अज्यूम्ड दैट दिस पार्टिकल हैज जीरो रेस्ट मास, यानी कि m नॉट जीरो है। तो रिलेटिविस्टिकली जीरो रेस्ट मास किसका होता है? एक और पार्टिकल का भी होता है, एक और पार्टिकल का भी जीरो रेस्ट मास होता है। क्या नाम है उस पार्टिकल का? फोटॉन, सुना हुआ? उसका जीरो रेस्ट मास। फोटॉन क्या होते हैं? लाइट। ठीक है, उसका भी जीरो रेस्ट मास होता है। तो ये हमारे पास 1/2h/2 पाई 1/2h कट इसकी स्पिन है। ठीक है, इज इट्स स्पिन एंड इट इज न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, इट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली। अच्छा, अब यह भी फाइंड किया गया कि बीटा डिके के अंदर दो किस्म के न्यूट्रिनोस होते हैं। एक को आप कहते हैं न्यूट्रिनो और दूसरे को आप कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो जब बीटा डिके के अंदर दो किस्म के न्यूट्रिनो जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। There are two kinds of neutrino in beta decay. Number one, neutrino, इसको ये V से ज़ाहिर करते हैं, और दूसरे को एंटी
ट्रिनो बार से। ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है, ये वो वाला वी नहीं है वेलोसिटी वाला, ठीक है, ये दूसरा ग्रीक सिंबल है ये। तो ये वाला एंटी न्यूट्रिनो है और ये वाला न्यूट्रिनो है, यानी कि दो किस्म के निकलते हैं। अब जो ऑर्डिनरी बीटा डिके है, ठीक है, जो आम सादा बीटा डिके, आम सादा बीटा डिके कौन सा है? जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो सादा आम बीटा डिके है उसके अंदर एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। इट इज एन एंटी न्यूट्रिनो emitted in ordinary बीटा डिके। जो ऑर्डिनरी सादा आम बीटा डिके है उसके अंदर एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, यानी कि एन न्यूट्रॉन आपका कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर और इलेक्ट्रॉन के अंदर और एक एंटी न्यूट्रिनो निकल जाता है। ठीक है, तो जब एक न्यूक्लियर न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटॉन के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एस्केप करते हैं विथ कांस्टेंट डिस्क्रीट टोटल एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल न्यूक्लियाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसकी समझ आई कि जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस में से एस्केप करते हैं और इनकी एनर्जी जब ये एस्केप करते हैं, ठीक है, इनकी कांस्टेंट डिस्क्रीट टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ ओरिजिनल एंड फाइनल न्यूक्लियाई। ओरिजिनल एंड फाइनल न्यूक्लियाई, जाहिर बात है कि जब बीटा डिके होगा तो एक पेरेंट न्यूक्लियस होगा, वो पेरेंट न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट होगा? डॉटर के अंदर। तो पेरेंट और डॉटर की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी का डिफरेंस इनकी जो डिस्क्रीट एनर्जीज हैं उनके बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जब ये निकले तो ये जितनी एनर्जी लेके निकले हैं वो एनर्जी जब न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट, जाहिर बात है वो एक्साइटेड से डी एक्साइट हुआ है तो वो ट्रांसफॉर्म हुआ है एक और एलिमेंट के अंदर, तो वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी और इनकी एनर्जीज जो ये लेके निकले हैं वो दोनों के आपस में बराबर है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जब भी कोई हमारे पास न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, व्हेन न्यूक्लियर न्यूट्रॉन transforms into proton, जब वो ट्रांसफॉर्म होता है किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर, द इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो
escape from the न्यूक्लियस। तो ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस में से एस्केप करते हैं, निकलते हैं। विद कांस्टेंट डिस्क्रीट टोटल एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस between energies of original and final nuclei। ठीक है, ओरिजिनल और फाइनल न्यूक्लियाई क्वाइट इन एन आर्गुमेंट विद the law of conservation of energy। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है और उनकी जो डिस्क्रीट एनर्जीज हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको फॉलो करते हैं। यानी कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो फॉलो हो रहा है। अच्छा, अब ये तो एनर्जी की बात होगी। उसके बाद हमने बात की है मोमेंटम की भी। कंजर्वेटिव लॉज के अंदर क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी भी आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आता है। तो जिस तरह ये एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस है, एंटी न्यूट्रिनो का निकलने का मकसद ही ये है। अगर सिर्फ बीटा पार्टिकल निकलता तो फिर एनर्जी कंजर्व ना होती, क्योंकि फिर जो डिस्क्रीट एनर्जीज हैं और फाइनल और इनिशियल एनर्जी हैं उनका डिफरेंस आपस में बराबर नहीं होना था। उस डिफरेंस को बराबर करने के लिए डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ एंटी न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट दिया गया कि एक और पार्टिकल भी उसके साथ निकलता है जो कि न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसका रेस्ट मास जो है वो जीरो के बराबर है। अब यहाँ तक हमें बात समझ रही कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमने इस तरीका से एंटी न्यूट्रिनो निकाला तो उससे कंजर्व हो गया। अब सिर्फ इस एंटी पाली ने सिर्फ इससे नहीं, अब जो एंगुलर मोमेंटम है या लीनियर मोमेंटम है उसको भी तो कंजर्व करवाना है। ठीक है ना, इसीलिए निकाला गया, इसीलिए इसकी जो है वो दी गई है, इसको सपोज किया गया, इसको अज्यूम किया गया इस पार्टिकल को। ठीक है, अच्छा, अब जो टोटल मोमेंटम होता है वो शेयर होता है इनके दरमियान में इस तरह कि वो कंजर्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको कंजर्व करने के लिए जो एंटी न्यूट्रिनो है वो एमिट होता है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन ट्रांजिशन होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन ट्रांजिशन है ना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये क्या हो रहा है, ये न्यूट्रॉन की प्रोटॉन के अंदर ट्रांजिशन जो है वो हो रही है। They also share total momentum in such a way
दैट इट इज कंजर्व्ड। ये इस तरह टोटल मोमेंटम जो है उसको शेयर करते हैं कि वो कंजर्व जो है वो रहता है। ठीक है, अब वो कैसे कंजर्व होता है? टू कंजर्व स्पिन, स्पिन को कंजर्व करने के लिए एन एंटी न्यूट्रिनो इज एमिटेड। एक एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एमिट होता है इन केस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ट्रांजिशन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ट्रांजिशन के अंदर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा डिके की, वो ये एक्सप्रेस करती है कि वो मोड के जिसके अंदर टोटल एनर्जी जो है वो शेयर होती है किसके दरमियान? इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के दरमियान। यानी कि एक एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जिस तरह वो मोमेंटम को शेयर करते हैं इसी तरह वो एनर्जी को भी शेयर करते हैं। जिस तरह मोमेंटम को शेयर करके वो कांस्टेंट करते हैं, कंजर्व करते हैं, इसी तरह एनर्जी को भी शेयर करके वो कंजर्व जो है वो करते हैं। ठीक है, तो द ऑब्जर्व्ड कॉन्टिन्यूअस एनर्जी distribution of beta decay expresses the mode in which total energy is shared between the electron and antineutrino. ठीक है जी, कि जिसमें टोटल एनर्जी जो है जिस तरह मोमेंटम शेयर होता है उसी तरह जो टोटल एनर्जी है वो भी शेयर होती है। अब इसके लिए इस चीज़ को देखने के लिए या इसको मज़ीद इससे आगे इसकी इनसाइड के फील के लिए हमें ग्राफ प्लाट करना पड़ेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में हम प्लाट करें ग्राफ। फिर उससे हमें सही इतना पता चलेगा कि एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है और किस तरह इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो है वो एनर्जी को शेयर करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे आएंगे इन्वर्स बीटा डिके के ऊपर। अभी ये जो बीटा डिके आप बढ़ रहे हैं ये कौन सा है? ये ऑर्डिनरी बीटा डिके है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो कौन सा होगा? वो इन्वर्स बीटा डिके जो है वो होगा। ठीक है, तो इसको मैं अब इधर ही लेक्चर को एंड करता हूँ यहाँ पर। इसको अब नेक्स्ट के अंदर जो है फिर हम इसको ये कर्व भी पढ़ेंगे और फिर इसका जो इन्वर्स बीटा डिके है उसको भी स्टडी जो है वो करेंगे।